बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल के अंदर ही ये प्रोसेस जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का क्यों किया जाता है। उसमें डिस्टिलेशन जो है अमूमन तौर पर एक प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर आप किसी भी कलेक्टिव कंपाउंड में से जो है कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो टेम्परेचर डिफरेंसेस की बिना पर किसी कलेक्टिव अमाउंट में या कलेक्टिव कंपाउंड में से किसी चीज को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो दो तरीके के होते हैं। एक अमूमन तौर पर कहलाता है आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो आज का टॉपिक है हमारा। तो सेकेंड ईयर की बुक के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में इतना ज्यादा वजाहत नहीं किया हुआ, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो है वो नोहा हो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अमूमन तौर पर वो इसलिए की जाती है कि अगर आपके पास कोई कंपोनेंट्स इन फॉर्म ऑफ लिक्विड फेज के अंदर मौजूद है, जैसे कि आपके पास पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, अगर उस पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल में से अगर आप किसी कंपोनेंट को अलहदा कर रहे हैं, क्योंकि इस पेट्रोलियम में आपके पास हेक्सेन भी है, आपके पास जो है वो हेप्टेन भी है, ऑक्टेन भी है, नोनेन भी है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ये कैरोसिन है, इनको आम जबान में हम लोग जो है वो पहचान सकते हैं लोकल नेम से। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता प्रोसेस किस तरीके से कि हमारे पास एक टावर होता है इस तरीके का वर्टिकल कॉलम, और इस टावर में आपके कई सारे बफल्स लगे हुए होते हैं, इनको बफल्स कहते हैं। और इनका काम ये है कि जैसे आपके पास रोड के ऊपर बैरियर्स होते हैं जो अमूमन तौर पर आपके ट्रैफिक की स्पीड को जो है वो स्लो डाउन करते हैं ताकि जो है वो तेजी से ना गुजर जाए या तेजी से वो क्रॉस ना कर जाए। तो यहाँ पर इन बफल्स का काम ये है कि जो अमूमन तौर पर इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जो हम लोग पेट्रोलियम, जो जमीन से निकला हुआ आपके पास तेल है जिसको अमूमन तौर पर हम लोग रॉक ऑयल भी कहते हैं, ठीक है, उस पेट्रोलियम को डायरेक्टली वो आपका इस कॉलम में नीचे ना चले जाए। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ बफर्स लगाते हैं जिनमें छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं। और इस माइन्यूट होल्स को करने का मकसद ये है कि यहाँ से जो अमूमन तौर पर आपको जो हीट प्रोवाइड करके एक सैचुरेटेड स्टीम जो है जिसका प्रेशर जो है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उस सैचुरेटेड स्टीम को जैसे ही इस होल में से आपके क्रॉस करते हैं और वो कांटेक्ट में आते हैं आपके इस पेट्रोलियम से, तो इसमें मौजूद जितने भी आपके फ्रैक्शंस हैं पेट्रोलियम के, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, जिनके अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपके ले लेते हैं, आपके पास अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 79 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे टेम्परेचर 79 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो जितने भी आपके पास अल्कोहल के सारे कंपोनेंट है वो इसमें से फ्रैक्शनेट होकर यहाँ से आपके अलहदा हो जाएंगे, ठीक है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। और सेपरेट करने के बाद हम सबसे पहले उसको लेकर आते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर। अब एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर ये है कि जो आपके पास कंपोनेंट मौजूद है उस कंपोनेंट को, एक तो ये है कि वो देखता है कि अगर उसकी सेपरेशन जो है वो प्यूरीफाई हुई है या नहीं। अगर इन केस नहीं हुई प्यूरीफाई तो एक्यूमुलेटर का काम क्या है कि वो आपके जो आप प्यूरीफाई नहीं हुआ फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को दोबारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर वापस इंसर्ट कर दे, और बाकी जो चीज़ आपकी प्योरीफाई हो जाती है इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसको अलहदा कर लिया जाता है। और अलहदा करने के बाद वो उसको इंसर्ट कर देते हैं एक कॉलम के अंदर जिसको हम कहते हैं कंडेंसर। और कंडेंसर का काम है कि जो आपके पास वेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, उन वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो उन वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर हमने ये देखा कि अमूमन तौर पर जो आपके पास लिक्विड कलेक्टिव कंपोनेंट है उस लिक्विड कंपोनेंट में से फ्रैक्शंस को सेपरेट आउट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पर बात करते हैं कोल की, क्योंकि एक पेट्रोलियम हमारे पास जो मौजूद है उसमें कई सारे तरीके के हैं आपके, जिसमें आपके पास नेचुरल गैस जो है ज़खायर भी मौजूद है जो इन फॉर्म ऑफ आपके जो है गैसेस फॉर्म में मौजूद होते हैं। पेट्रोलियम है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, और एक सॉलिड फ्यूल है जिसको हम कोल का नाम देते हैं। और इस कोल के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन आपके 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड।
और इन 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसलिए की जाती है कि अगर मैं कोल को जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर अगर मैं बंद करता हूं तो वो कंबशन प्रोसेस करेगा, और कंबशन प्रोसेस करने से वो आपका डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऐश के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और जो आपके पास रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो उसमें से अलहदा नहीं हो सकते। इसलिए इस कोल में से उन 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलहदा करने के लिए जो है सबसे पहले जो 4 मेन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है, जिनसे मजीद आपके बगैर जो फ्रैक्शनेटिंग जो है कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है मुख्तलिफ प्रोसेस करिए, वो कहलाता है आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में समझने से पहले कोल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोल है क्या। एक तो ये कि आपके पास सबसे पहला आपका सॉलिड फ्यूल है जो कि नेचुरल तौर पर आपके पास मौजूद है, और इस सॉलिड फ्यूल के अंदर 250 ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। अब इस सॉलिड फ्यूल में अगर कोल की क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है, अगर मैं कोल की देखता हूं तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो आ जाती है वो आ जाती है आपके पास पीट की, ठीक है। और पीट जो है सबसे लो ग्रेड आपका कोल कहलाता है। वजह यह है कि इसके अंदर जो आपके पास कार्बन के कंटेंट है अमूमन तौर पर वो आपके पास 35 से 40% तक मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी हीटिंग एनर्जी जो है, हीटिंग वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। और हीटिंग वैल्यू कम होने की वजह से इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, हीटिंग वैल्यू कम होने की वजह यह है इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी जो हीटिंग एनर्जी है या हीटिंग वैल्यू वो बहुत ज़्यादा कम है। और जब इसको हम जलाते हैं तो आपके कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब एक्सट्रैक्ट की जाती है, और कम एनर्जी जब एक्सट्रैक्ट की जाती है तो इसलिए फिर इसको हम अमूमन तौर पर ज़्यादातर आप डोमेस्टिक पर्पस में या इसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर हम लोग कभी कभी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन आती है वो है हमारे पास लिग्नाइट, और इसके अंदर कार्बन कंटेंट इससे थोड़े से और ज़्यादा अच्छे होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है, उसको हम कहते हैं सब बिटुमिनस, ठीक है। और चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है आपके पास बिटुमिनस, ठीक है। और पांचवें नंबर पे जो आपके पास आता है दैट इज एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट जो है सबसे आपका हाई ग्रेड कोल कहलाता है, यानी सबसे आपकी बेहतरीन क्वालिटी कोल में सबसे जो बेस्ट क्लासिफिकेशन है वो एंथ्रासाइट की है। तो ज़मीन की जितनी ज़्यादा नीचे डेप्थ में चले जाएंगे वैसे वैसे जो आपके पास जो कोल की क्वालिटी है वो मजीद अच्छी चली जाती है। तो सरफेस पर जो आपको मिलता है वो मिलता है पीट, और जैसे जैसे मजीद आप डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छी क्वालिटी का जो कोल है वो मिलता जाएगा। तो एंथ्रासाइड के अंदर जो आपके पास कार्बन के कंटेंट हैं वो अमूमन तौर पर आपके पास 92 से 98% तक मौजूद होते हैं, और ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएशन करता है क्योंकि हर जोग्राफिकल लोकेशन पर आपके पास जो कार्बन के कंसंट्रेशन है उसके अंदर जो क्वालिटी कंटेंट है कोल के अंदर वो सब आपकी डिफरेंट है। तो अमूमन तौर पर कहीं कहीं जो है वो 92 से 98 भी लिखा हुआ है, कहीं 90 से 95% लिखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि 90% से ऊपर इसके अंदर कार्बन कंटेंट मौजूद होते हैं, और इसी वजह से इसको सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कहा जाता है। और इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर, ताकि इससे जो है वो आप हाई एनर्जी कंटेंट आप हासिल कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें एनर्जी के तौर पर। जैसे आपके पास घर में कोल पावर प्लांट लगा हुआ है, वो इस एंथ्रासाइड को इस्तेमाल करते हैं जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और इसी एनर्जी प्रोडक्शन से स्टीम जनरेशन करते हैं वाटर की, फिर उसी को हम जो है इस्तेमाल करते हैं पावर जनरेशन के अंदर टरबाइन वगैरह को चलाने के लिए। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन आ जाती है कोल की। और फिर बात करते हैं कोल में कि इस कोल में से आपके 4 मेन कंपोनेंट्स है वो अलहदा किए जाते हैं, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स जो अमूमन तौर पर आपके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो अलहदा किए जाते हैं फ्रॉम कोल से, उनमें सबसे पहला जो है वो आपके पास कहलाता है दैट इज अ कोल गैस, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो अमूमन तौर पर आपके पास जो मेन आपका कंपोनेंट निकलता है उसको हम कहते हैं दैट इज अमोनिकल लिक्वर, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो आपके पास आता है उसको हम कहते हैं कोल टार। और चौथे नंबर पर आपके पास जो मेन कंपोनेंट निकलता है जिसको हम नाम देते हैं कोक का। इन तमाम कंपोनेंट्स को
किस तरीके से सेपरेट आउट किया जाता है, इसको मैं आपको पूरे प्रोसेस के तरीके जो है वो आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, और पहले मैं इंस्ट्रूमेंट को मेंशन कर देता हूँ कौन-कौन से हैं। ये आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो आपके पीसेस रखे हुए हैं कोल के, इन फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक कंटेनर के साथ। ये आपका कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास एक कोल्ड वाटर रखा गया है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने एक जो है वो ट्यूब का इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टॉपर लगाया हुआ है, और यहाँ पर स्टॉपर लगाने का काम ये है कि क्योंकि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो की जाती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में की जाती है। अगर इन केस यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट यहाँ पर इसमें थोड़े बहुत रखे भी जाएं, वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर होते हैं और लिमिटेड प्रोसेस के तहत होते हैं। अच्छा, इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को एक और नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं पायरोलिसिस ऑफ कोल। यानी जब कोयले को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, हीट किया जाता है, तो जो कोल है वो आपका मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और जब ये आपका मेल्ट होना शुरू होगा तो इनमें से आपके 4 मेन कंपोनेंट जो है वो सेपरेट आउट होंगे। जैसे आपको मैंने लास्ट में बताया था, उनमें सबसे पहले आपका कोल गैस निकलता है, फिर अमोनिया का लिक्विड बनता है, फिर कोल टार बनता है, फिर कोक बनता है। तो डिफरेंट सबके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, डिफरेंट टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट सबके अलग अलग हैं। तो हर अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंसेस की बिना पर जो है ये आपके चारों कंपोनेंट जो है वो सेपरेट आउट होते हैं। होते किस तरीके से हैं, पहले कौन सा कंपोनेंट निकलता है और किस तरीके से निकलता है, उसके कंपोनेंट और मिक्सचर क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप कोल को हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें से आपके कुछ फ्यूम्स जो हैं वो आपके प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, इन फ्यूम्स के अंदर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं। इसके अलावा और भी कंपोनेंट है, सल्फर है या बाकी रिमेन वॉइस के कंटेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर होते हैं, इसलिए उनको हम जो है वो शामिल नहीं करते इसमें। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन गैस है। ये आपके इस फ्यूम्स की सूरत में इस आपके पाइप से पास होते हैं, और इस पाइप से पास होते हुए जब ये इस कंटेनर में पहुंचते हैं जहां पर आपके पास कोल्ड वाटर जो है वो रखा गया है, तो चूंकि ये आपके पास नॉन पोलर इन नेचर है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे आपके अमूमन तौर पर आपके कार्बन के कंटेंट मौजूद है, तो नॉन पोलर है। और नॉन पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, ये क्वालिटी है। तो जब पोलर में डिजोल्व नहीं होता तो क्या होता है कि पानी में आते ही ये यहाँ पर आपके बबल्स जो है वो आपको क्रिएट होते हुए नजर आते हैं, और जब बबल्स क्रिएट होते हुए नजर आते हैं तो ये बबल्स आपके इन फॉर्म ऑफ वेपर्स है वो यहाँ पर आपके ऊपर की तरफ राइज अप होते हैं, और फिर इस पिपेट के थ्रू यहाँ से इसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं एज अ प्रोडक्ट के तौर पर। तो सबसे पहली जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनती है, जिनमें आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन शामिल होता है, तो इस मिक्सचर को जो नाम दिया जाता है दैट इज अ कोल गैस, और ये आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट है जो हम इसको ऑब्टेन करते हैं, यहाँ से हासिल करते हैं, और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोडक्ट जिस तरीके से देखी कि इसमें आपके सबसे पहले आपका कोल गैस आपकी निकलती है, जिसकी कंपोजिशन है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस शामिल होती है। उसके बाद मजीद जब हम इसका टेम्परेचर फर्दर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसके मजीद इसके फ्यूम्स जो है वो जनरेट होते हैं, और चूंकि आपका कोल है और इस कोल के अंदर जो है वो दूसरे और कंपोनेंट शामिल है, और जो बाकी इनमें कंपोनेंट हैं उनमें एक कंपोनेंट और है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नाइट्रोजिनस कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो नाइट्रोजन पर बेस्ड हो, या जो नाइट्रोजन कंपोनेंट उसमें शामिल हो। तो होता क्या है कि इसके अंदर आपके पास अमोनियम क्लोराइड मौजूद होता है, NH4Cl। इसी तरीके से अमोनियम नाइट्रेट जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा और भी कंपोनेंट अमोनियम सल्फेट जो है वो आपको मौजूद होता है। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो आपके इसी पाइपलाइन के थ्रू जो है इन फॉर्म ऑफ फ्यूम्स और वेपर्स वो आपके इस पाइपलाइन के थ्रू इस कंटेनर में पहुंचते हैं, और जैसे इस कंटेनर में पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोल्ड वाटर रखा हुआ है, तो कोल्ड वाटर होने की वजह से वो क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है वो एक क्लाउडी और फिजी स्पेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। और क्लाउडी और फिजी स्पेस जब यहाँ पर क्रिएट होता है तो ये आपको शो करता है कि ये आपका दूसरा मेन प्रोडक्ट है, जिसको अमूमन तौर पर नाम देते हैं किसका, अमोनिकल लिक्वर का, अमोनिकल अमोनिकल लिक्वर। और अमोनिकल लिक्वर अगर मैं इसको सिंपली फॉर्म के अंदर बताना चाहूँ कि ये है क्या, ये अमोनिया और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, जिसको अमोनिकल लिक्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी मेन प्रोडक्ट है कोल गैस के बाद, जो इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से जो है वो हासिल करते हैं। उसके बाद फिर जब हम मजीद इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो कि गोल है, और कोल के अंदर काफी कसी तादाद के अंदर वाफिक मिकदार में आपके पास यहाँ पर और भी कंपोनेंट शामिल होते हैं, जैसे कि आपके पास टोलीन है, आपके पास जाइलीन है, आपके पास बेंजीन है, आपके पास नेफ्थलीन है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट जो हैं जिनके मासेस बहुत हैवियर हैं, ठीक है। तो हैवियर मासेस आपके जितने भी कंपाउंड हैं, तो मजीद टेम्परेचर बढ़ाने पर जितने भी हैवियर मासेस आपके कंपाउंड है वो यहाँ से आपके अलहदा होते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्यूम्स, और वही फ्यूम्स हैं वो यहाँ से इसी पाइपलाइन के थ्रू आपके जैसे कोल्ड वाटर में आते हैं। तो मासेस ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पर मासेस इनके ज्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं कि डेंसिटी यानी वजन ज्यादा होने की वजह से वो नीचे बॉटम में जाकर सेटल डाउन होना शुरू होते हैं, और थिक ब्लैक कलर का लिक्विड जो है वो आपको इस कोल्ड वाटर के बॉटम के अंदर जो वो आपको नजर आएगा, ठीक है। ये होगा थिक आपका ब्लैक कलर का जो है वो आपका लिक्विड है, जिसको जिसमें आपके पास टोलीन, बेंजीन, जाइलीन, नेफ्थलीन, ये सारे आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो आपके पास शामिल होते हैं, और इसी को हम नाम देते हैं कोल टार का, ठीक है। आम जबान में देखें तो इसको हम डामर पे कहते हैं, जो रोड पेविंग्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रोड जो आपके बनाए जाते थे तो उसमें अभी भी बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े रोड्स हैं उनमें कोल टार का इस्तेमाल करते हैं डामर का, ठीक है। और ये भी कहा गया कि अगर अगर मैं 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम अगर मैं कोल टार को बर्न करता हूँ, ठीक है, तो उससे आपका 1 किलोग्राम जो है वो आपका बेंजीन बनती है, और ये बहुत महंगी है, ठीक है। लेकिन मसला ये कि हमारे पास कुछ ऐसी मशीनरीज या प्रोसेस नहीं है जिस तरीके से हम जो कोल टार है उससे बेंजीन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ताकि पॉल्यूशन जो हमारे पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत कम रह गई है उसको और बढ़ाया जा सके। तो इसके बाद ये आपकी तीसरी मेन कंपोनेंट है, ठीक है, और जिसको हम प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ से सेपरेट आउट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आपके कोल में से जितने कंपोनेंट, ये तीन कंपोनेंट जब अलग कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल जो है वो रह जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल जो है वो आपका रह जाता है, जिसको हम नाम देते हैं किसका, कोक का, ठीक है। और ये कोक जो है ये कहलाता है आपके प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। और इसी तरीके से इस कोक को एलोट्रॉप ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, ठीक है। ये कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप है, आपकी सेकेंड ईयर की बुक में आप जो नई बुक आई है उसके अंदर एक ही एलोट्रॉप का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, वो है आपके पास बकी बॉल, जिसको फ्लोरीन भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले पुरानी बुक के अंदर दो आपके और जो है वो एलोट्रॉप्स का जिक्र किया गया था। उन एलोट्रॉप्स में कार्बन जो है, कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप है। सबसे पहला आपके पास डायमंड है, ठीक है। इसी तरीके से जो डायमंड है सबसे हार्डेस्ट आपके पास सब्सटेंस कहलाता है, सब्सटेंस इसी के लिए कहते हैं कि ये आपके पास प्योर फॉर्म में मिलता है। और डायमंड के बाद जो दूसरा आपके पास यहाँ पे एलोट्रॉप मिलता है ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट के बाद जो तीसरा मिलता है हम उसको ग्रेफीन भी कहते हैं, दैट इज अ सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपके पास बकी बॉल मिलता है, और बकी बॉल ये आपका पहला आर्टिफिशियल आइसोटोप है, ठीक है। ये आपको नेचुरली मिलता, ये आपका आर्टिफिशियल आइसोटोप है, आर्टिफिशियल एलोट्रॉप है। और आर्टिफिशियल एलोट्रॉप होने के अलावा इसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर है, और इसलिए हम इसको जो है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं अब। और इसके अलावा जो कार्बन का एक और एलोट्रॉप जो अभी डिस्कस किया, दैट इज अ कोक, ठीक है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल भी कहलाता है, कार्बन भी कहलाता है, ठीक है। तो ये है 4 मेन प्रोडक्ट्स जो आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस के तहत जो है वो इन कोल में से इन कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। तो इस कोल की एनालिसिस की जाती है, फिर दो तरीके की, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, जो हमारे बुक का जो है वो हिस्सा नहीं है। तो मजीद अगर आपको किसी चीज़ में कोई जो है डिस्कशन करनी हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना मैसेज छोड़ दें,
इंशाल्लाह मैं रीड करूँगा तो फिर इस हवाले से भी वीडियो आपकी बना के आपको यहाँ पर जो है वो सेंड करूँगा इंशाल्लाह, आपको कि जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके। जी, जी, काम